कुर्स्क क्षेत्र में रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी टुकड़ियों पर हवाई बमबारी की है। बहुत बड़ा हमला रूसी सेना का। हमले में 177 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। 16 टैंक और सैन्य वाहन यूक्रेन के रूस ने नष्ट कर दिए हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन को अमेरिका से रूस दहन के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। वॉशिंगटन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर रूस पर नेटो की मिसाइलों से हमले हुए तो इसका मतलब नेटो का युद्ध में शामिल होना होगा और ऐसे में रूस अपने हित के लिए हर कदम उठाने को आजाद है। इस सब घटनाक्रम के बीच रूस नेटो की सैन्य झड़पें भी तेज हो गई हैं। लातविया से लेकर ब्रिटेन तक रूस के बॉम्बर नेटो सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। देखिए कैसे अमेरिका के एक फैसले से यूरोप महासंग्राम का खतरा बढ़ गया है। नाटो और रूस के बीच सीधा युद्ध करीब करीब तय हो चुका है और इसके संकेत कीव में हुई बैठकों से भी मिल चुके थे, जिसके बाद यह कहा गया था कि नाटो की मिसाइलों से रूसी धरती पर हमले किए जाएंगे। लेकिन अब रूसी मीडिया ने जो खबरें दी हैं उससे साफ है कि अमेरिका रूस पर हमलों का मन बना चुका है। सिर्फ मिसाइलों से ही रूस पर हमले नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ नाटो के जवान भी युद्ध में उतरने वाले हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बाइडेन रूस पर यूरोपियन मिसाइलों से हमले की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन अटैक एमएस से नहीं। दूसरी खबर है कि रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नाटो यूक्रेन में सेना उतारने की योजना बना रहा है। ये दो खबरें ऐसी हैं जो रूस और नाटो के बीच सीधी जंग की आशंका को भड़का रही हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों के बारे में रिपोर्ट है कि इस 13 सितंबर की देर रात तक अंतिम फैसला लिया जा सकता है। 13 सितंबर की सुबह यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर वॉशिंगटन पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मिसाइल प्रयोग पर लगे प्रतिबंध हटाने पर चर्चा की। रूसी मीडिया ने खुद ये माना है कि राष्ट्रपति बाइडेन नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत को हरी झंडी देने वाले हैं और इसी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि नाटो देशों के हथियारों से हमले हुए तो यह रूस की संप्रभुता पर खतरा माना जाएगा और ऐसे में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होगा। रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत दी जाती है तब भी यूक्रेन ऐसे हमले करने में सक्षम है। क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिल जाएंगी, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज प्रिसीजन सिस्टम चलाने वाली फौज नहीं है। लॉन्ग रेंज हमले सैटेलाइट इंटेलिजेंस से किए जाते हैं। यूक्रेन के पास सैटेलाइट नहीं है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज सिस्टम देने का मतलब नाटो के प्रिसीजन स्ट्राइक विशेषज्ञों का युद्ध में खुद उतरना होगा। पुतिन के बयान से साफ है कि नाटो देश यूक्रेन युद्ध में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग में मौजूद रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की शर्तों पर बातचीत का दबाव बढ़ाने के लिए नाटो देश जंग में अपनी फौज उतारने वाले हैं। नाटो की इसी बड़ी तैयारी को देखते हुए रूस ने भी अपने परमाणु ट्रायड को वॉर रेडी कर दिया है और लॉन्ग रेंज हमलों की प्लानिंग में शामिल ब्रिटेन को चेतावनी देने के लिए उसके क्षेत्र में अपनी सेना भी भेज दी है।
और ब्रिटिश मीडिया की खबर है कि नॉर्थ सी में रूस के 4 युद्धपोत ब्रिटेन के करीब पहुंच गए। रूस लौट गया। बीते 2 दिन में रूस नाटो के बीच कई सैन्य झड़प हुई है। ब्रिटेन के करीब रूस का Tu-142 उड़ान भरने लगा तो 12 सितंबर को एक और रूसी हवाई बेड़े ने नाटो सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस के विमान लातविया के करीब मंडरा रहे थे। रूस के 2 Su-30SM और 2 Tu-23M3 बॉम्बर लातविया के पास ट्रेस किए गए। बाल्टिक सागर पर यह बेड़ा गश्त लगा रहा था। इन विमानों पर न्यूक्लियर मिसाइलें लोड थी। इन सब के ट्रांसपॉन्डर्स भी बंद थे। रूस ये मानकर चल रहा है कि नाटो की मिसाइलों से उसकी धरती पर कभी भी हमले शुरू हो सकते हैं। और इसीलिए रूसी सेना ने अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नाटो का उद्देश्य रूस को हराना है, लेकिन याद रहे कि हिटलर भी यही चाहता था और इतिहास दुनिया जानती है। रूस ने संकेत दिए हैं कि उसके दुश्मन देश जिस तरह के हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, उससे कहीं विनाशक पलटवार रूस करने के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली तो ये हमले बिना नाटो फौज के संभव नहीं होंगे और ऐसे में रूस और अमेरिका की सीधी जंग शुरू हो जाएगी, जिसका अंजाम पूरी दुनिया का विनाश भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खार्किव से खबर है, जहां रूस का बहुत बड़ा हमला। रूसी सेना ने MLRS से धावा बोला है। खार्किव में एक बड़ा हमला किया है। हमले में यूक्रेनी सेना की 2 पोस्ट ध्वस्त हो गई हैं। MLRS से धावा बोला है रूसी सेना ने। तो धरती पर अब तक का सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। पुतिन सेना अब जिस प्लान के तहत हमले कर रही है, उससे न सिर्फ यूक्रेन में ब्लैकआउट हो जाएगा, बल्कि पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट के पास भी कई ब्लास्ट हुए। इसी के बाद यूरोप में तबाही का नया सायरन बजने लगा। यूक्रेन के 5 प्रांतों में रूसी सेना जिस तरह से हमले कर रही है, उससे विनाश का बहुत बड़ा गेट खुल गया है। रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों में जिस तरह से वज्रपात कर रही है, उससे दुनिया पर एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा है। रूसी सेना के टारगेट पर यूक्रेन के परमाणु प्लांट हैं। यूक्रेनी शहरों को जलाने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेनी परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का अब तक का सबसे बड़ा संकट पैदा हो गया है।
पूरे यूरोप पर एटमी रेडिएशन का खतरा क्यों मंडराने लगा है? चेर्नोबिल से भी रूसी एयरफोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से अब यूक्रेनी फौज की कमर टूटने लगी है। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के चलते यूक्रेनी फोर्स अपने शहरों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना ने 7 ब्लास्ट किए। हमले में एक पावर स्टेशन और गैस स्टेशन तबाह हो गए। विस्फोट के बाद कीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूस के हमले के बाद कीव में आपातकाल लग गया। कीव में कई घंटों तक अलर्ट अलार्म बजता रहा। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर और सबवे में शरण लेनी पड़ी। खार्किव में रूसी सेना थर्माइट वॉरहेड से लैस ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस ने 4 मिसाइलों से विस्फोट किया। खार्किव के मेयर के मुताबिक हमले की वजह से 17 इमारतें बर्बाद हो गई हैं। 24 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। डोनेस्क, खेरसोन और सूमी में भी रूस ने जबरदस्त हमले किए। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला कर लिजिवका इलाके पर कब्जा कर लिया। डोनेस्क में रूस के हमले में 3 लोगों की जान चली गई। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामो निशान मिटा दिया। सूमी में रूस ने एक के बाद एक 54 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 40 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। रूस के विस्फोट की वजह से यूक्रेन के 5 प्रांतों में बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो रूस ने सिर्फ यूक्रेन के शहरों को ही नहीं दहलाया, बल्कि उन जगहों पर भी हमले किए जहां यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट हैं। खमेलित्स्की, जापोरिजिया, रिव्ड और मिकोलेव, इन 4 जगहों पर यूक्रेन के 4 परमाणु पावर प्लांट हैं। इन चारों पावर प्लांट के पास रूसी सेना ने हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चारों परमाणु प्लांट के पास एक के बाद एक कई विस्फोट सुने गए और इसी के साथ धरती पर परमाणु विनाश का बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा। रूस के हमले की वजह से अगर परमाणु प्लांट को नुकसान पहुंचा तो बहुत बड़ी तबाही होगी। परमाणु प्लांट के रिएक्टर को नुकसान हुआ तो पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। इसके बाद चेर्नोबिल से भी बड़ी त्रासदी आ जाएगी। इस वक्त यूरोप के करोड़ों लोगों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन के एनर्जी मंत्री हरमेन हालुश्चेंको ने कहा है कि रूसी सेना उन पावर स्टेशन को तबाह कर रही है जो परमाणु प्लांट को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई ठप हुई तो परमाणु प्लांट के रिएक्टर की कूलिंग बंद हो जाएगी। बहुत गर्म होने के बाद इसमें धमाके हो सकते हैं। इसके बाद ऐसा एटमी रेडिएशन आएगा जिसमें पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। रेडिएशन के साथ साथ पूरे यूक्रेन में ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा रहा है। परमाणु प्लांट से यूक्रेन को 60% बिजली की सप्लाई होती है। परमाणु प्लांट ठप हुए तो बिजली की सप्लाई भी बंद हो जाएगी और यूक्रेन अंधेरे में डूब जाएगा। रूस यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों मसलन पावर स्टेशन, पावर ग्रिड, गैस स्टेशन,
परमाणु प्लांट पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इस वजह से यूक्रेन के 16 प्रांतों में बिजली संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के पास एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को कूल करने के लिए भी बिजली नहीं है। यही वजह है कि यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। उधर यूक्रेन ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसके पास हथियारों की कमी है। यूक्रेन के पास नेटो के हथियार खत्म हो चुके हैं, स्वदेशी हथियार भी बहुत कम बचे। ना हथियार है, ना एयर डिफेंस। ऐसे में रूस के बारूदी ज्वाला में यूक्रेन जलने को मजबूर है। एटमी विनाश को टालने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को अमराम मिसाइलों की खेप देने जा रहे हैं। जाहिर है, अगर यूक्रेन को जल्द ही जरूरी हथियार नहीं मिले तो धरती पर चेर्नोबिल से भी बड़ा रेडिएशन तूफान आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में रूस के हावी होने के बाद सिर्फ ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि बाइडेन की चिंता भी बढ़ गई है। रूस का आरोप है कि अब नेटो देश रूस पर हमला कर रहे हैं। रूस के ओलेनिया बेस पर लगातार 2 दिन से हमले की कोशिश हो रही है। रूस का यह बेस यूक्रेन से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। रूस का दावा है कि ओलेनिया बेस पर हमले की साजिश में फिनलैंड और नॉर्वे शामिल है। इसके अलावा यूक्रेनी बॉर्डर से 2500 किलोमीटर दूर रूस के ओम्स्क में एक हथियार फैक्ट्री में धमाके से रूस का दावा मजबूत हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि अब नेटो ने रूस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन से बहुत दूर, यूक्रेनी ड्रोन की रेंज से बाहर। रूस के बेहद महफूज ठिकाने तक कैसे पहुंच रहे ड्रोन? यूक्रेन ने इतना शक्तिशाली ड्रोन बनाया या फिर यूक्रेन की इस ताकत का राज कुछ और है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से रूस के एक एयरफील्ड को दहलाने की कोशिश हो रही है। रूस के इस एयरफील्ड का नाम ओलेनिया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन का पहुंच पाना नामुमकिन माना जा रहा है। रूस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पास इतना शक्तिशाली ड्रोन है ही नहीं, और अगर यूक्रेन ने ऐसा ड्रोन बना भी लिया है तो ओलेनिया पहुंचने के लिए ड्रोन को रूस के कई शहरों के ऊपर से गुजरना होगा। यही वजह है कि रूस को शक है कि ओलेनिया को निशाना बनाने के लिए नाटो देशों से ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं। ओलेनिया के करीब मौजूद नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों पर रूस को ड्रोन हमले का शक है। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। रूस को जानकारी मिली है कि इस बार नॉर्वे से ओलेनिया को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन को फिनलैंड पहुंचाया गया। फिनलैंड से ही यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च किए गए। फिनलैंड और नॉर्वे से ओलेनिया बेस पर हमले किए जा रहे हैं। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में स्वीडन का भी नाम है। दावा किया गया है कि हमले से पहले स्वीडन के 2 विमानों ने इलाके में रेकी की थी। स्वीडन के विमानों ने रूसी सीमा के करीब उड़ान भरी। रूस को अंदेशा है कि स्वीडन के टोही विमानों से ओलेनिया की जासूसी की गई। ओलेनिया में बॉम्बर की तैनाती के आंकड़े जुटाए गए। फिर नॉर्वे और फिनलैंड से रूसी बेस को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बार रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। और विशेषज्ञों का दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नाटो रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर चुका है।
यही वजह है कि अब बिना किसी ऐलान के नाटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दावा यह भी है कि ब्रिटेन ने रूस में स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी है। लेकिन ब्रिटेन स्टॉर्म शैडो को लेकर दुनिया के सामने कोई ऐलान नहीं करेगा। इसी तरह रूस के पड़ोसी नाटो देशों से भी अब छिपकर हमले की शुरुआत हो गई। माना जा रहा है कि नाटो देश अब जो भी करेंगे उसे सीक्रेट रखा जाएगा। रूस के किसी भी दावे को माना नहीं जाएगा। रूस के हर आरोप को खारिज किया जाएगा। दावा है कि नाटो के गुरिल्ला प्रहार का ही असर है कि रूस के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं। ओम्स्क में टैंक और हथियार फैक्ट्री में धमाके हुए हैं। वोल्गोग्राद में एयरफील्ड पर भी हमला हुआ है। ओलेनिया एयरबेस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं और पिछले 2 दिनों में क्या हुआ, ये आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 सितंबर को ओलेनिया एयरबेस के करीब तक 3 ड्रोन पहुंचे। रूसी एयर डिफेंस से तीनों ड्रोन को गिरा दिया गया। इससे पहले बुधवार को भी A-22 फ्लाइंग फॉक्स ड्रोन से हमला किया गया था। रूस को कितना नुकसान हुआ इसका खुलासा नहीं हो सका। ओलेनिया बेस तो बच गया, लेकिन रूस का एक और एयरफील्ड यूक्रेनी हमले से धधक उठा। रूस के वोल्गोग्राद में मोरिनोव्का एयरबेस पर कई धमाके हुए। यहां मौजूद तेल के ट्रकों में आग लग गई। एक और तस्वीर देखिए। ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की तस्वीरें हैं। यहां के क्रेस्टोवस्की आइलैंड में जोरदार धमाका हुआ। यहां से स्पोर्ट्स पैलेस में जबरदस्त आग लग गई। सेंट पीटर्सबर्ग वही शहर है जहां राष्ट्रपति पुतिन का घर है। कई एयर डिफेंस इस शहर की सुरक्षा में तैनात है। वोल्गोग्राद यूक्रेनी सीमा से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। सेंट पीटर्सबर्ग भी यूक्रेनी सीमा से करीब 1500 किलोमीटर दूर है। रूस के शहरों पर क्या नाटो देशों की मदद से हमले हो रहे हैं? यूक्रेन के ड्रोन रूस के इन शहरों तक पहुंचने में कैसे कामयाब हो रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। क्या यह सब नाटो देशों के गुरिल्ला प्रहार का असर है? क्योंकि माना जा सकता है कि यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर की रेंज का ड्रोन बना लिया है। लेकिन यूक्रेनी बॉर्डर से 2500 किलोमीटर दूर रूस का ओम्स्क शहर भी धधक रहा है। रूस के ओम्स्क शहर में अचानक धुआं उठने लगा। रूस ने किसी हमले का खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस जगह पर आग लगी, जहां धमाके हुए, वो कोई आम जगह नहीं। ओम्स्क में रूस की हथियार फैक्ट्री में धमाका हुआ। ओम्स्क कारखाने में T-80 टैंक बनाए जाते हैं। ओम्स्क में इसी TOS-1 MLRS का प्रोडक्शन होता है। होवित्जर तोप भी बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ओम्स्क की इस आग की वजह भी यूक्रेन का ड्रोन प्रहार माना जा रहा है। रूस के भीतर इन हमलों से कैसा खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने आर्कटिक सर्कल को बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में एटमी आइस ब्रेकर भेजा है। इस बीच अमेरिका और रूस ने मंगलवार से गुरुवार तक उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया में शक्ति प्रदर्शन किया और अपने परमाणु बॉम्बर को इन दोनों इलाकों में भेजा। रूस ने हिंद महासागर में चीन की सेना के साथ युद्धाभ्यास किया है। तो दूसरी तरफ अमेरिका और जापान ने प्रशांत महासागर के ऊपर अभ्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजरायली धरती इस महीने पहली बार बुरी तरह से दहल गई। हिजबुल्लाह ने आधी रात को इजरायल के शहरों में 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके बाद उत्तरी इजरायल में आपातकाल लागू हो गया।
इजराइल के आसमान में हिजबुल्लाह के रॉकेट और इजरायली एयर डिफेंस आयरन डोम में ऐसी जंग हुई जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने आईडीएफ के बेस और एयर डिफेंस सिस्टम बेस पर हमले किए। तो सवाल यही है कि अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा। रात के अंधेरे में इजराइल के आसमान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह से विध्वंसक जंग। हिजबुल्लाह ने रॉकेट की बरसात की तो इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का एक्शन शुरू हो गया। हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट फायर कर इजरायली धरती पर बहुत बड़ी तबाही मचाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने उसकी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। कुछ इस तरह हिजबुल्लाह ने रात में रॉकेट दागने शुरू किए तो उत्तरी इजराइल के शहरों में कोहराम मच गई। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इस बार इजराइल का साफेद शहर। साफेद में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ ही देर में 50 से ज्यादा रॉकेट फायर कर दी। इसके बाद साफेद में हमले का सायरन बजने लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के आसमान में पहुंचे तो आयरन डोम ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इजराइल ने कुछ इस तरह ज्यादातर रॉकेट को हवा में तबाह कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के बड़े हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसका हमला सफल रहा। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसके लड़ाकों ने साफेद में मौजूद इजराइल के उत्तरी कमांड बेस और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस पर हमला किया था। अटैक में इजरायली सेना के दोनों बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सच भी यही है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह के हमले में पावर ग्रिड तबाह हो गया, जिससे साफेद शहर में ब्लैकआउट हो गया। इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के एक और बड़े हमले को लेकर आज ही रिपोर्ट आई। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यह ऑपरेशन 25 अगस्त को चलाया, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह के हमले में 22 इजरायली सैनिक मारे गए, वहीं 74 घायल हो गए थे। इस खबर के आने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू पर बदले का दबाव बहुत बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के नए रॉकेट हमले से भड़के नेतन्याहू ने अपनी सेना को लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का आदेश दे दिया है। इसी आदेश के बाद लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी शुरू हो गई है। इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए हैं। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आईडीएफ लेबनान में बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाली है। इजरायली खतरे को देखते हुए लेबनान में 150 अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेबनान सरकार ने यह फैसला उस खुफिया रिपोर्ट के बाद लिया जिसमें कहा गया है कि इजराइल अब लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के खिलाफ गाजा जैसे सैन्य अभियान लॉन्च करने जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अरब विनाश का असली युद्ध अब शुरू होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में हमास की सुरंग इजराइल के लिए बड़ी चुनौती थी। ठीक इसी तरह सीरिया में भी कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं जहां ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों के लिए हथियार की फैक्ट्री बनाई हुई है। मिसाइलों के लिए गोदाम तैयार है। इजराइल हवाई हमलों से ये ठिकाने हमेशा सुरक्षित रहे, इसलिए इजराइल इस बार सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला इजराइल ने लिया। सीरिया में 200 किलोमीटर भीतर जाकर ईरान के तमाम ठिकानों को नष्ट किया गया और ईरानी हथियार विशेषज्ञों का अपहरण कर इजराइल लाया गया। सीरिया में इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक। सीरिया में घुसकर इजरायली कमांडो ने किया ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमला।
जबरदस्त गोलीबारी और बमबारी के बीच ईरान के कई सीक्रेट अड्डे तबाह कर दिए गए और तो और ईरान के कुछ अफसरों को उठाकर इजराइल लाया गया। सीरिया के आसमान में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमान दाखिल हुए। सीरिया के मस्याफ इलाके की सड़कों पर बमबारी शुरू कर दी गई। बमबारी का मकसद सीरियाई सेना को इलाके से दूर करना था। एयर स्ट्राइक का मकसद पूरे इलाके को खाली कराना था। लड़ाकू विमानों के सिग्नल के बाद कुछ हेलीकॉप्टर सीरिया में घुसे। हवाई हमले से मस्याफ इलाके में दहशत मच गई। ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाके अपने अंडरग्राउंड ठिकानों में चले गए। तभी बमबारी के बीच कुछ हेलीकॉप्टर सीरिया में दाखिल हुए। हेलीकॉप्टर से सीरिया के कमांडो जमीन पर उतारे गए और फिर शुरू हुई सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली कमांडो प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों में घुसे। कई घंटों तक ठिकानों पर गोलीबारी चलती रही। ठिकानों को बम से इजरायली सैनिकों ने नष्ट कर दिया। इजराइल का यह ऑपरेशन जिस मकसद से लॉन्च किया गया था उसे कामयाब बताया जा रहा है। इजराइल का हमला मस्याफ के रिसर्च सेंटर पर हुआ। इजराइल के कमांडो ने मिसाइल के गोदाम पर हमला किया। केमिकल वेपन बनाने की फैक्ट्री पर भी हमला किया गया। मस्याफ इलाके में ईरान ने कई ठिकाने बनाए थे। इजराइल का दावा है कि केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ईरान ने इसके लिए ट्रेनर भी भेजे थे। ईरान के ठिकानों से कई सीक्रेट कागजात मिले। केमिकल हथियारों का सामान भी मिला। कई उपकरण और हथियार भी बरामद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के तमाम ठिकानों की तलाशी ली गई और उसके बाद इस इलाके की 10 इमारतों में बम लगाया गया और इमारतों को नष्ट कर दिया गया। ईरान से आए 4 ट्रेनर को इजरायली कमांडो अपने साथ लेकर गए। इजराइल हमले के लिए तैयार 15 मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजरायली सैनिकों ने सीरिया में 200 किलोमीटर भीतर जाकर यह हमला किया। इजराइल के इस ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका को भी दी गई थी। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी शुरू की गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जमीन पर मौजूद स्पेशल टीम को हवाई हमलों से मदद मिली। सीरियाई सैनिकों को दूर रखने के लिए 2 हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त लगा रहे थे और इजराइल के फाइटर जेट्स बमबारी से एक बड़ा घेरा तैयार कर चुके थे। सीरिया में ईरान ने साल 2018 से ही गाजा की तरह कई सुरंगें बना ली थी। जमीन के नीचे हथियारों की फैक्ट्री थी, गोदाम बनाए गए थे। हवाई हमलों से इजराइल जमीन के नीचे मौजूद ईरानी ठिकानों को कभी नष्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हाल ही दक्षिण कोरिया और अमेरिका के युद्धाभ्यास के वीडियो सामने आए थे। दावा था कि दोनों देशों ने साथ में परमाणु ड्रिल की, लेकिन किम जोंग ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री की तस्वीरें जारी कर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। दावा है कि किम ने ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने के आदेश दिए हैं। किम की यह परमाणु तैयारी अमेरिका के खिलाफ मानी जा रही है। ये किम की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन इसलिए क्योंकि तस्वीरों में नजर आ रहा उत्तर कोरिया का तानाशाह जहां खड़ा है वो उसकी परमाणु फैक्ट्री है। ये वही जगह है जहां किम यूरेनियम को परमाणु में तब्दील करता है और फिर इसी परमाणु को तबाही मचा देने वाले एटम बम के रूप में तैयार किया जाता है। ये एक यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है जहां पर भारी मात्रा में सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। ये एक खास संयंत्र होता है जो परमाणु बम बनाने का सामान तैयार करता है। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के पास कई एनरिचमेंट साइट्स हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसे केंद्रों का खुलासा भी हुआ है। हालांकि किम ने किस साइट पर विजिट किया ये अब तक साफ नहीं है। इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ कि किम जोंग उन यहां कब गए थे, लेकिन किम ने इस साइट पर जो निर्देश दिए उसने दुनिया में सनसनी मचा दी है। दरअसल किम ने साइट पर मौजूद वैज्ञानिकों से परमाणु जखीरे की जानकारी ली और कहा, हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बनाने होंगे। हमारी जंग अमेरिका और पड़ोसी दुश्मन से हो सकती है। ऐसे में उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए इनकी जरूरत होगी। अमेरिका और उसके मित्र देशों से हमारे देशों को परमाणु हमले का खतरा है। अमेरिका और उसका साथ देने वालों ने रेड लाइन पार कर ली है। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने हाल ही में बड़ी समुद्र ड्रिल की थी। किम जोंग का दावा है कि इस दौरान कई बार अमेरिका का जासूसी विमान उत्तर कोरिया की सीमा में दाखिल हुआ था। अमेरिका के इस कदम से किम जोंग बेहद गुस्से में है। उसे शक है कि अमेरिका उसकी जासूसी कर रहा है। इस बीच किम का न्यूक्लियर प्लांट से तस्वीरें जारी करना अमेरिका को बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स में यूक्रेन के ड्रोन हमले, कुर्स के कई मकान क्षतिग्रस्त, हमले में कई वाहन जलकर खाक। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत में जल्द टेस्ला का शोरूम खुलेगा? 20% यस, 80% नो। क्या ऑस्ट्रेलिया में हो सकती है इंडो पाक क्रिकेट सीरीज? 10% यस, 90% नो। क्या टेलीग्राम इस महीने बैन हो जाएगा? 10% यस, 90% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.